ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिकॉर्ड करते हैं अपन। लास्ट क्लास में अपन कहाँ तक पढ़ चुके हैं? यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं कि दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ठीक है, R1 X1 I0 देन R2 X2 एंड फाइनली दिस इज़ द मैकेनिकल पावर डेवलप। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पावर एंड टॉर्क रिलेशन ऑफ 3 फेज मोटर। अब इसमें क्या करना है अपन को, यहाँ देखो बस ये चीज़ याद रखना कि अपना रेजिस्टेंस रोटर साइड में है ये, बट इसी को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड करके रख दिया है। लिखा है एक R2 और एक है R2 1/s-1। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा यही वाला रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन इसने 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है, क्योंकि आगे जाके ये आपके फॉर्मूले लर्न करने के लिए यूज़फुल होगा। सपोज़ अगर मेरे पास 5 वाट कोई चीज़ है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 2 और 3 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैं हमेशा बोल दूंगी नहीं ये 2 वाला पार्ट है, ये तो मेरे लॉसेस में काम में आ रहा है, जब भी मैं लॉसेस की बात करूँगी मैं इसको कंसिडर कर लूँगी। और ये 3 वाला पार्ट क्या है, इससे मेरी पावर डेवलप हो रही है, तो जब भी नेट पावर डेवलपमेंट की बात होगी तो मैं ये वाला पोर्शन कंसिडर करूँगी। तो बस इसी मोटिव से अपन ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, बाकी टोटल रेजिस्टेंस अपना R2/S ही है। तो ये हो गया अपना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब आता है टोटल इलेक्ट्रिकल लोड। टोटल इलेक्ट्रिकल लोड कितना कनेक्टेड है। अब इस केस में अपन क्या करेंगे, ये वाला चीज़ तो अपने लोड पे काउंट होती नहीं है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटेंस ये दोनों क्या करते हैं, कभी भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो उतनी ही डिलीवर कर देता है, तो ये कभी भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे। तो टोटल लोड कितना हो गया, दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, तो वही आएगा आपका R2/S। तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोड हो गया आपका R2/S। फिर नेक्स्ट है आपका पावर इनपुट। पावर इनपुट कितना है आपका 3VI cos phi, जो आप स्टेटर को पावर दे रहे हो। रोटर का इनपुट कितना होगा, अब यहाँ देखो रोटर के लिए अपन क्या यूज़ में लेंगे, रोटर के साइड से जब आप देखोगे तब भी आप टोटल लोड को ही देखोगे। जब अपन रोटर को देख रहे हैं तो अपन को टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, इतना। तो टोटल इनपुट पावर कितनी हो जाएगी 3I² × R, और R की जगह अपन ये पुट करेंगे, तो ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इनपुट पावर। फिर नेक्स्ट है रोटर कॉपर लॉस। अब जब आप कॉपर लॉस की बात करोगे तो अपन ओनली R2 को कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3I2² R2। टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप कैसे निकाल सकते हैं, जो भी अपन को अगर कोई पावर डेवलप हो रही है तो वो कैसे निकालेंगे, इनपुट माइनस लॉसेस। तो दिस इज़ योर कंप्लीट इनपुट माइनस दिस इज़ द लॉसेस, तो ये करोगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप। फिर नेक्स्ट है ये आपकी पावर स्टेजेस। पावर स्टेजेस कैसे देख सकते हैं अपन, देखो अपन ने इनपुट दिया है स्टेटर को, उसकी वैल्यू है √3VI cos phi, ये आपने इनपुट दिया है। ठीक है, अब इस इनपुट के बाद में क्या होगा, स्टेटर में वाइंडिंग है तो उसमें कुछ आयरन और कॉपर लॉसेस होंगे। ठीक है, आयरन और कॉपर लॉसेस हो गए। फिर जो आएगा आपका उसको आप बोलोगे स्टेटर आउटपुट या फिर रोटर इनपुट। सपोज मैंने 100 पावर दी है इसको, इसके बाद में 10 वाट मेरा आयरन और कॉपर लॉस हो गया, तो स्टेटर का आउटपुट कितना आया मेरे पास 90। इसको स्टेटर का आउटपुट बोलूँगी मैं, या फिर मैं क्या बोलूँगी, ये क्या है आपका रोटर का इनपुट। अब इस 90 में से भी क्या होगा, रोटर में भी वाइंडिंग्स है आपके, तो रोटर में भी कॉपर लॉसेस होंगे। यहाँ पे अपन ओनली रोटर की कॉपर लॉसेस कंसिडर कर रहे हैं, आयरन लॉसेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि रोटर की फ्रिक्वेंसी कम होती है, तो बेसिकली अपन आयरन लॉस नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सपोज रोटर के कॉपर लॉस कितने हो गए 5, तो अब जो रोटर में पावर बचेगी उसको अपन बोलेंगे मैकेनिकल पावर डेवलप, या फिर अपन बोलेंगे रोटर ग्रॉस पावर। मैकेनिकल पावर डेवलप या रोटर ग्रॉस पावर, इसको PM से डिनोट करेंगे। सपोज़ ये हो गया 85, ये भी आपका आउटपुट नहीं है। इसके बाद में क्या होगा, आपके मैकेनिकल लॉसेस होंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे, आपके शाफ्ट लॉसेस होंगे, तो वो हो जाएगा आपका मैकेनिकल लॉसेस, सपोज़ 2 वाट। तो फाइनली जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा आपका 83, ये होगा आपका P आउटपुट। ठीक है, इस तरह से अपन इनके नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल पावर डेवलप्ड या नेट रोटर आउटपुट। ठीक है, ये अपन को ध्यान भी रखना है। अब है फॉर्मूला फॉर ग्रॉस टॉर्क। अपन को पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है, T × ओमेगा। पावर इक्वल्स टू T × ओमेगा। ओमेगा की जगह अपन पुट करेंगे 2πN × T, 2πN × 60, ये अपन ओमेगा की जगह पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इसने क्या करा, ये ग्रॉस टॉर्क की बात कर रहा है। तो ग्रॉस टॉर्क अभी अपन ने देखा, ग्रॉस टॉर्क की बात करेंगे जब भी अपन, ये ग्रॉस टॉर्क तो अपन मैकेनिकल पावर यूज़ में लेंगे। जब भी नेट रोटर आउटपुट की बात करेंगे तो शाफ्ट पावर यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
ये बात कर रहा है ग्रॉस टॉर्क की, यानी कि कौन सी पावर यूज़ में लेंगे, मैकेनिकल पावर डेवलप। अब ये अपन ने फॉर्मूला निकाला मैकेनिकल पावर डेवलप का, ये है दिस इक्वल्स टू दिस। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे n की जगह अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अपन प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला फॉर ग्रॉस टॉर्क, ठीक है, 9.553 I2 स्क्वायर R2S डिवाइडेड बाय NS। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंडक्शन मोटर टॉर्क। अब देखो पावर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे टी इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी, ये बन जाएगा आपका 9.55 P बाय एन। यही करना है अपन को बेसिकली, P बाय एन। ओके, तो अब अगर अपन ग्रॉस टॉर्क की बात कर रहे हैं तो ये P होगा आपका मैकेनिकल पावर डेवलप, और शाफ्ट टॉर्क की बात कर रहे हैं तो ये होगा आपका आउटपुट पावर। बस यही अपन को इसमें ध्यान रखना है। रोटर का आउटपुट, रोटर आउटपुट को कैसे लिखेंगे अपन, अगेन पावर आउटपुट इक्वल्स टू n इंटू टी। अब जब आप आउटपुट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगे ग्रॉस टॉर्क। रोटर का ग्रॉस आउटपुट की बात कर रहे हैं अपन, नेट आउटपुट की बात नहीं कर रहे। नेट आउटपुट की बात करते तो अपन यहाँ पे शाफ्ट टॉर्क लिखते। अभी अपन ग्रॉस आउटपुट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे TG लिखेंगे। रोटर का इनपुट में क्या लिखेंगे, इनपुट पावर है तो कौन सा टॉर्क यूज़ में लेंगे, ग्रॉस टॉर्क यूज़ में लेंगे। यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि कॉपर लॉसेस अपने नेग्लेक्टेड है, सॉरी यहाँ नहीं अज्यूम करें। रोटर इनपुट इक्वल्स टू अपना हो जाएगा T इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे T कौन सा यूज़ में लेंगे अपन, ग्रॉस टॉर्क यूज़ में लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनपुट की बात कर रहे हैं ना अपन, इसलिए। रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि ये आपका आ जाएगा आउटपुट माइनस इनपुट। अब यहीं पे देखो रोटर कॉपर लॉस अपन रोटर इनपुट, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास आएगा ये। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा आपका, रोटर की कॉपर लॉस इक्वल्स टू S मल्टीप्लाई बाय रोटर इनपुट। देन आता है रोटर ग्रॉस आउटपुट इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा आउटपुट इक्वल्स टू रोटर इनपुट 1 माइनस S, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस रोटर आउटपुट डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा N बाय NS। ग्रॉस रोटर आउटपुट यानी कि आपके रोटर का आउटपुट अपॉन इनपुट का फॉर्मूला बन जाएगा N अपॉन NS, और रोटर कॉपर लॉस अपन रोटर आउटपुट का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो जस्ट ये रिलेशंस है जो कभी कभी आपके एग्जाम्स में यूज़ में आ जाता है, ठीक है। दीज आर द रिलेशंस। नाउ रोटर इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, अगेन T इक्वल्स टू ओमेगा P। यहाँ पे ग्रॉस टॉर्क की बात कर रहे हैं तो रोटर इनपुट पावर लेते हैं अपन। अब इनपुट पावर को कैसे लिख सकते हैं अपन, कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय S। कॉपर लॉस मतलब 3I स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय S लिखेंगे अपन। इस I की जगह अपन ये फॉर्मूला यूज़ में लेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, जब अपन ने लेक्चर की स्टार्टिंग में इक्विवेलेंट सर्किट देखा था, वहाँ से अपन ने ये फॉर्मूला लिखा है कि I इक्वल्स टू V बाय Z। V है अपना SE2 और Z की जगह अपन ने ये पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन जब आप यहाँ पे पुट करके यहाँ लाएंगे तो आपके पास आएगा ओके केस द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो अपन पहले ही देख चुके हैं। तो आपके पास रोटर इनपुट आएगा इक्वल्स टू दिस, और ये रोटर इनपुट का आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये आएगा आपका एक्सप्रेशन फॉर द रनिंग टॉर्क या ग्रॉस टॉर्क, ठीक है। SE1 स्क्वायर या E2 बोल दो आप इसको, SE2 R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2। ये है आपका फॉर्मूला फॉर रनिंग टॉर्क, ठीक है। अब यहीं पे देखो, अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ पे S की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर इस फॉर्मूले में आप S इक्वल्स टू 1 पुट कर दोगे तो यही बन जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर स्टार्टिंग टॉर्क। अब दिस इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। मैक्सिमम रनिंग टॉर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो आपका इक्वेशन आपने निकाली है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू R2 विथ रिस्पेक्ट टू S। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फिर जो भी वैल्यू आती है उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो आपके पास एक कंडीशन आएगी। ये कंडीशन ही होगी आपकी कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। तो कुछ नहीं किया है, इसको बस dt बाई ds किया है, S के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल किया है, तो आपके पास ये कंडीशन आई R2 इक्वल्स टू S x2। यानी कि जब आप R2 इक्वल्स टू x2 पुट करोगे तो आपके पास रनिंग टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और वो वैल्यू क्या होगी, तो जब आप ये पुट करोगे तो वैल्यू होगी आपकी ये E2 डिवाइड बाय 2x2। दिस इज़ द वैल्यू फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। देन आता है आपका रोटर टॉर्क में। रोटर टॉर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EI मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे I की जगह अपन क्या करेंगे, I की जगह आप पुट करोगे E बाय Z, E डिवाइडेड बाय Z में वही R प्लस X, वही अपना स्टैंडर्ड फार्मूला।
पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव इक्वल्स टू आर बाय जेड, तो उसकी जगह अपन ये पुट कर देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करके भी आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जो अभी अपन पहले ड्राइव कर चुके हैं, बस ये सेकंड मेथड है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, अगेन अभी अपन ने रनिंग टॉर्क की पढ़ी थी R2 इक्वल्स टू x(x2), वैसे ही स्टार्टिंग टॉर्क की हो जाएगी R2 इक्वल्स टू x2, सेम वही है। ये ग्राफ देख लीजिए, टॉर्क वर्सेस रोटर रेजिस्टेंस। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे आपकी टॉर्क की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, वो वैल्यू क्या होगी, R2 इक्वल्स टू x2। इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, उसके बाद में अगेन द वैल्यू ऑफ टॉर्क स्टार्टेड टू डिक्रीज़, ठीक है। यही इसमें लिखा है। एक बार ये सब रीड आउट कीजिएगा, जो भी डाउट हो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।